लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने सेल चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और इंट्रोडक्शन, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट नहीं हुआ था, केवल शुरुआत हुई थी। लेकिन ओवरव्यू आप हम लोगों ने क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, कौन किस में प्रेजेंट होता है और कौन किस में एब्सेंट होता है, इसका जनरल ओवरव्यू कंप्लीट हो गया था। तो हम लोगों ने व्हाट इज सेल, क्या सेल थ्योरी भी कंप्लीट कर लिया था, ओवरव्यू ऑफ सेल हो गया था, शेप और साइज का वेरिएशन भी समझ लिया था, और प्रोकैरियोटिक सेल हम लोगों ने स्टार्ट किया था और यहाँ तक इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था। तो हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, और डायग्राम बना लीजिए, बना ही लिया होगा, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के जो टिपिकल या बेसिक क्वेश्चन है वो लगभग इस डायग्राम में है। कुछ विशेष सवाल भी हैं जो आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे पहला सवाल ये है कि किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल, चाहे वो बैक्टीरिया हो या कोई और प्रोकैरियोटिक सेल हो, क्या क्या उसमें पाया जाएगा। तो जो सेल की बेसिक बातें हैं कि सेल में बाहर जो स्ट्रक्चर होता है उसको सेल एनवेलप कहते हैं। बस यहाँ एनवेलप में 3 लेयर हैं, ग्लाइकोकैलिक्स है, फिर सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है। अभी हेडिंग पढ़ेंगे सेल एनवेलप, तब हम सबके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। अभी जनरल बात है कि बाहर क्या मिलेगा, तो कहोगे सेल एनवेलप मिलेगा, और एनवेलप में ग्लाइकोकैलिक्स होगा, सेल वॉल होगा और सेल मेम्ब्रेन होगा। ग्लाइकोकैलिक्स बारे में अलग पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में अलग पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन अलग पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ 2 लाइनें लिखी क्या कि जो सेल वॉल है वो पाई जाती है ऑल प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट लिखा है। तो एक्सेप्ट क्या है, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा ऐसी स्थिति में है कि उसमें सेल वॉल नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा प्रोकैरियोट विदाउट सेल वॉल, तो आंसर क्या देंगे, माइकोप्लाज्मा। लेकिन अगर आंसर ना मिले माइकोप्लाज्मा तब क्या करोगे, तो दूसरा आंसर पीपीएलओ दे दोगे। पीपीएलओ, इसमें भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो अगर सेल वॉल एब्सेंट पूछेगा तो एनसीईआरटी में माइकोप्लाज्मा तो लिखा ही है, आराम से आप लगाइएगा। लेकिन मान लेते पूछ ले प्रोकैरियोटिक सेल विदाउट सेल वॉल बताओ और माइकोप्लाज्मा ऑप्शन में ना हो, तो फिर क्या लगा देंगे, तो आप पीपीएलओ लगा देंगे। उसके नीचे पाई जाएगी सेल मेम्ब्रेन, तो प्रेजेंट बिलो सेल वॉल। उसके अंदर देखेंगे तो किसी चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या है वो तो पहले लास्ट चैप्टर बता ही दिए कि ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जो सेल के अंदर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ सेल, उसको आंसर क्या देंगे, आंसर देंगे साइटोप्लाज्म। एनसीईआरटी ने करेक्शन किया है, पहले प्रोकैरियोटिक में केवल फ्लूइड लिखा था, अभी जब नई छप के आई है तो क्या लिख दिए हैं, सेमी फ्लूइड लिख दिए हैं, ठीक है। तो जनरल बात है किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में बाहर की तरफ क्या मिलेगा, एनवेलप, उसमें ग्लाइकोकैलिक्स होगा, सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ जाओगे तो क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म, जो कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या होगा वो देखना है। तो साइटोप्लाज्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक ऑर्गेनेल है जिसका नाम राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में है, तो आंसर क्या देंगे, राइबोसोम। बाकी राइबोसोम से जुड़े सवाल अभी राइबोसोम हेडिंग पढ़ेंगे इसी का, उसमें डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन सबसे खास बात ये 2 चीजें हैं, किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में इंक्लूजन बॉडी का पाया जाना, किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में मीसोसोम का पाया जाना। ये बहुत यूनिक कैरेक्टर कहो और चाहे स्पेशल कैरेक्टर कहो। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर पहचान की बात करेंगे तो पहचान में मीसोसोम है, पहचान में इंक्लूजन बॉडी है, पहचान में राइबोसोम नहीं है, क्योंकि राइबोसोम तो यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कैरेक्टरिस्टिक बताओ तो आप कहोगे कुछ विशेष बातें हैं, जैसे मीसोसोम का पाया जाना, जैसे इंक्लूजन बॉडी का पाया जाना। अब इसके बाद आता है इसका जेनेटिक मटेरियल। चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, सेल में जेनेटिक मटेरियल तो जरूर मिलेगा, और जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, बस कैसे मिलेगा वो समझना है। तो यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल है वो 2 कैटेगरी का होता है।
एक का नाम होता है जीनोमिक डीएनए और एक का नाम होता है प्लाज्मिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए और प्लाज्मिक डीएनए में अंतर आपको याद रखना है। जीनोमिक डीएनए बड़ा होता है, प्लाज्मिक डीएनए छोटा होता है। हाँ, जीनोमिक डीएनए भी सर्कुलर होता है और प्लाज्मिक डीएनए भी सर्कुलर। बस ये क्या है, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। खास बात ये है, ये भी सिंगल होता है, ये भी सिंगल होता है, ये भी सर्कुलर डीएनए है, ये भी क्या है, सर्कुलर डीएनए। तो बड़ा सा सर्कुलर डीएनए जो होगा उसका नाम जीनोमिक और छोटा सर्कुलर डीएनए जो होगा उसका नाम प्लाज्मिक डीएनए होगा। एक और क्वेश्चन है, चाहे जीनोमिक डीएनए हो चाहे प्लाज्मिक डीएनए हो, डीएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड की डबल स्टैंडर्ड? तो आंसर देंगे क्या, डबल स्टैंडर्ड ही डीएनए होता है। जीनोमिक वाला भी डबल होता है, प्लाज्मिक वाला भी डबल होता है। ठीक है, ये जो जीनोमिक डीएनए है, अगर ये यूकैरियोटिक सेल होती तो इस डीएनए के बाहर बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, इसी नाते कहा जाता है कि जेनेटिक मटेरियल नैक्ड है। तो ये कैसा है, नैक्ड जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि नहीं एनवेलप है किसकी द्वारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी नाते यहाँ क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। तो इस नंगे जेनेटिक मटेरियल को कहते क्या है, इसको जीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो जीनोफोर या न्यूक्लियोइड क्या है, तो कहोगे नैक्ड जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल है। इसको माना जाता है नहीं, इसको कहा जाता है सिंगल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नाम की चीज केवल यूकैरियोटिक सेल में है, प्रोकैरियोटिक में नहीं है। फिर भी यहाँ का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको माना जाता है कि वो क्या है, सिंगल क्रोमोसोम है। तो जीनोमिक डीएनए से जुड़े हुए सवाल हमने सब इकट्ठा लिख दिए हैं। क्या है, लार्ज है, सिंगल है, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, इसको नैक्ड है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सिंगल क्रोमोसोम इसको मानते हैं। किसी बैक्टीरिया में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या जो भी हो रहा है उस सबके पीछे मेन डीएनए कौन सा है, तो आंसर देंगे क्या, वो जीनोमिक डीएनए ही होता है। फिर सवाल आता है कि कुछ बैक्टीरिया या ज्यादातर बैक्टीरिया में इस जीनोमिक डीएनए के अलावा एक और डीएनए पाया जाता है, उसका नाम क्या है, प्लाज्मिक डीएनए। इसकी सारी प्रॉपर्टी यहाँ लिखी है। पहला सवाल है कि ये सिंगल स्मॉल सर्कुलर डीएनए है और आउटसाइड जीनोमिक डीएनए है। जीनोमिक डीएनए के क्या है, बाहर है। ये भी क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। फिर सवाल ये है कि जब ये डीएनए था ही तो इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई। तो यहाँ जो जीन पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, यहाँ प्लाज्मिड पर जो जीन है वो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाते हैं। इसका मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। तो बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का जीन कहाँ पाया जाएगा, प्लाज्मिड पर पाया जाएगा। और ये बहुत यूनिक, एनसीईआरटी में लिखा है फॉर यूनिक फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन इन बैक्टीरिया, जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। तो पलट क्या आएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर देंगे क्या, आंसर देंगे प्लाज्मिड में पाए जाते हैं। अब ये तो बैक्टीरिया का इस्तेमाल है। फिर हम लोगों की बात आती है, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ते हैं तो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया में जीन इंट्रोड्यूस करते हैं और जीन इंट्रोड्यूस करने के बाद बैक्टीरिया में बदलाव आता है, उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ उसको चेक कैसे करते हैं, अगर थोड़ा बहुत पुराना याद हो तो उसको चेक करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर से, याद है। और सेलेक्टेबल मार्कर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ही तो थे, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा हो। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई बाहर से जीन बैक्टीरिया में डाला गया है तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी हमको कौन बताता है, तो प्लाज्मिड ही तो बताता है। तो यहाँ एक लाइन केवल लिखी है कि प्लाज्मिड के डीएनए का इस्तेमाल करते हैं टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। अभी आप ये लाइन यहाँ याद कर लेंगे, ये डिटेल में बायो टेक्नोलॉजी में आपको समझ में आएगी। यहाँ तक क्लियर है, फिर से सुन लेते हैं, फिर दो तीन बातें लिख लेते हैं
किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो उसमें सेल एनवेलप मिलेगी, एनवेलप में ग्लाइकोकैलिक्स मिलेगा, सेल वॉल मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। सेल वॉल की खास बात यह है प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट एक्सेप्ट क्या, तो सभी प्रोकैरियोट में है, किसको छोड़ के, तो आंसर देंगे माइकोप्लाज्मा। हाँ, अगर माइकोप्लाज्मा ना मिले तो पीपीएलओ भी लगा सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन होगी वो उसके नीचे होगी, उसके अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा जिसका नाम साइटोप्लाज्म होगा, और उसमें बहुत कुछ पड़ा होगा। बहुत कुछ में सबसे इंपॉर्टेंट है सेल ऑर्गेनेल, कौन सा, राइबोसोम, जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में। तो कौन सी ऐसी चीज है जो यूकैरियोट जैसी प्रोकैरियोट में पाई जाती है, तो आंसर क्या देंगे, राइबोसोम। किस मामले में प्रोकैरियोटिक सेल अलग है यूकैरियोटिक सेल से, तो कई मामले में अलग है। जैसे इंक्लूजन बॉडी का पाया जाना, ये पहचान है। जैसे मीसोसोम का पाया जाना, ये पहचान है। जैसे जेनेटिक मटेरियल का नैक्ड होना, नैक्ड जेनेटिक मटेरियल है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एनवेलप तो है नहीं, इसी नाते उसका नाम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर है, उसको सिंगल क्रोमोसोम मानते हैं, है नहीं। लार्ज होगा, सिंगल होगा, सर्कुलर होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, ये जीनोमिक डीएनए होगा। लेकिन छोटा होगा, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, आउटसाइड जीनोमिक डीएनए का नाम क्या होगा, प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए को क्या यूज करते हैं, तो बैक्टीरिया उसका इस्तेमाल करता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में उसके जीन वहां होते हैं। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में उसको यूज करते हैं, क्या पता करने के लिए कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये बात हमको डिटेल में कब समझ में आएगी, जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ बातें हम लिख रहे हैं, आप लिख लीजिए। जैसे जीनोमिक डीएनए, किसमें पाया जाएगा, तो कहोगे प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे प्लाज्मिड डीएनए, तो क्या सब में है, सब में नहीं है, कुछ है जिसमें प्लाज्मिड नहीं पाया जाएगा, तो कहोगे प्रेजेंट इन, लिखते चलें, मेनी बैक्टीरिया। ठीक है। तीसरा सवाल, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, जैसे सबसे पहले है नैक्ड जेनेटिक मटेरियल, इसकी पहचान है, क्यों, ना पाया जाना, नो न्यूक्लियर एनवेलप, और ना पाया जाना न्यूक्लियस का, ठीक है, ना पाया जाना, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड क्या, सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल का भी ना पाया जाना, ये सब इसकी क्या है, पहचान। लेकिन प्रेजेंस है किसका, प्लाज्मिड का, ये भी इसकी क्या है, पहचान है। प्रेजेंस है इंक्लूजन बॉडी एंड मीसोसोम, ये भी क्या है, पहचान ही है। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एज यूकैरियोटिक सेल, जैसे यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम होता वैसे यहाँ है, वो अलग बात है
कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम अलग होता है, यूकैरियोटिक राइबोसोम अलग होता है, लेकिन होता तो है। तो कौन सा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में है? और आंसर क्या देंगे? राइबोसोम। ये सब पहचान की बातें हैं। हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। पहले हम लोग सेल एनवेलप के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मीसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंक्लूजन बॉडी पढ़ेंगे, फिर हम लोग राइबोसोम पढ़ेंगे, तब प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट होगी। बीच में सरफेस स्ट्रक्चर सीलिया, फ्लैजिला और सीलिया नहीं, फ्लैजिला, पिलाई और फिम्बरी भी आएंगे। तो काफी कुछ इसमें पढ़ना है। शुरू करें तो जरा डायग्राम फिर से देख लें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया के जो सेल है उसके एनवेलप में कितनी लेयर हैं, तो आप तुरंत कहोगे लेयर हैं। ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन। बाहर से अंदर पूछेगा या अंदर से बाहर पूछेगा। अब इनसे जुड़े सवाल देखें क्या है। तो सवाल ये है पहला कि ये तीनों अलग अलग केमिकल की बनी होती हैं। ये तीनों अलग अलग केमिकल की बनी होती, इसी नाते एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा है केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवेलप। केमिकली कॉम्प्लेक्स का मतलब कई केमिकल मिले हैं, इसी नाते नाम क्या हो गया? केमिकली कॉम्प्लेक्स। जैसे जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीन। अभी लिखाएंगे, लिखो नहीं। तीनों अलग अलग केमिकल की बनी होती है और तीनों के अलग अलग काम। ये भी एनसीईआरटी में लिखा है कि किसी भी लेयर का अपना एक डिस्टिंक्ट फंक्शन है। ग्लाइकोकैलिक्स कुछ और करेगी, सेल वॉल कुछ और करेगी, मेम्ब्रेन कुछ और करेगी, लेकिन तीनों जो कि मिले हैं, टाइटली बाउंड लेयर हैं, तीनों आपस में चिपके हुए हैं, तो तीनों मिल के भी कुछ काम करते होंगे। एनसीईआरटी में लिखा है कि ये लोग मिल करके प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करते हैं। टाइटली बाउंड होती हैं, इसी नाते मिल के काम करते हैं। किसका? प्रोटेक्टिव। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया दो कैटेगरी के होते हैं, एक का नाम ग्राम पॉजिटिव और एक का नाम ग्राम निगेटिव। ये नाम किस आधार पर दिया गया था? तो ये इस आधार पर कि बैक्टीरिया का जो एनवेलप है वो ग्राम के द्वारा की जाने वाली स्टेनिंग की जो प्रोसेस है उसका रिस्पांस कैसे देता है। जैसे ग्राम ने रंग चढ़ाने का प्रयास किया और रंग चढ़ गया तो ग्राम पॉजिटिव, और रंग चढ़ाने का प्रयास किया और रंग नहीं चढ़ा तो ग्राम निगेटिव। तो रिस्पांस कैसा है उस हिसाब से बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया गया, ग्राम पॉजिटिव में भी और ग्राम निगेटिव। एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है कि स्टेनिंग की कैसे जाती है, आखिर कौन सा डाई इस्तेमाल करते हैं और कैसे कंफर्म करते हैं कि रंग चढ़ा है कि नहीं चढ़ा, लेकिन हम आपको बताएंगे। पहले इसको सुन लेते हैं, फिर से लिखना है। एनवेलप की बात करें तो टाइटली बाउंड 3 लेयर हैं। कौन कौन सी? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। केमिकली कॉम्प्लेक्स भी हैं, अलग अलग केमिकल हैं। ग्लाइकोकैलिक्स का कार्बोहाइड्रेट, सेल वॉल का पेप्टाइडोग्लाइकान और मेम्ब्रेन का लिपोप्रोटीन। तीनों के अपने अपने डिस्टिंक्ट फंक्शन है, ये भी लिखा है, लेकिन तीनों मिल के क्या करते हैं? तो सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करते हैं। बैक्टीरिया को 2 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। किस आधार पर? इस आधार पर कि उनके एनवेलप में क्या अंतर है, डिफरेंसेस क्या है और इनका रिस्पांस कैसा है। 2 ही रिस्पांस हैं, या तो ग्राम स्टेनिंग लेंगे या तो ग्राम स्टेनिंग नहीं लेंगे। लेंगे तो ग्राम पॉजिटिव और नहीं लेंगे तो ग्राम निगेटिव। इतना लिखो पहले। बैक्टीरिया की जो सेल एनवेलप है ये क्या है? तो कहोगे केमिकली
कॉम्प्लेक्स एनवेलप होता है, एक बात। दूसरा टाइटली बाउंडेड। कितनी लेयर हैं? 3 लेयर हैं। तो 3 लेयर है तो नाम बताना पड़ेगा। एक कौन सी है? ग्लाइको कैलिक्स। एक क्या है और ये क्या है? चाहे सेल मेम्ब्रेन कहो चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। केमिकली कॉम्प्लेक्स है, इसका केमिकल कार्बोहाइड्रेट है, इसका केमिकल पेप्टाइडो ग्लाइकॉन है और इसका लिपो प्रोटीन है। वैसे तो सेल एनवेलप की जो 3 लेयर हैं, इनके अपने डिस्टिंक्ट फंक्शन है। डिस्टिंक्ट फंक्शन का मतलब अपना अपना अलग अलग काम करते हैं, लेकिन तीनों मिल जाते हैं। मिल के टुगेदर क्या करते हैं? तो कहो एज सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर। बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया। कैसे? तो एक नाम दिया गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक नाम दिया गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दोनों में जो सीधा अंतर है, जो ग्राम स्टेनिंग ले लेगा वो ग्राम पॉजिटिव और जो नहीं लेगा वो ग्राम नेगेटिव। तो ये वो बैक्टीरिया है दैट टेक ग्राम स्टेन और ये वो बैक्टीरिया है दैट नॉट टेक ग्राम स्टेन। ठीक है, ग्राम स्टेन लेंगे, ग्राम स्टेन नहीं लेंगे। क्लासिफिकेशन का आधार क्या था? ऑन बेसिस ऑफ। तो इसके 2 आधार हैं। एक आधार था डिफरेंस इन सेल एनवेलप, एनवेलप में अंतर क्या है, और दूसरा आधार था मैनर ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ बैक्टीरिया टू स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप बाय किसके द्वारा? ग्राम। इसका पूरा नाम क्रिश्चियन ग्राम है। तो ग्राम ने जो स्टेनिंग की प्रोसीजर डेवलप की थी, उसको रेस्पॉन्स कैसा दे रहे हैं? तो 2 ही रेस्पॉन्स है, या तो लेंगे या तो नहीं लेंगे। ले लेंगे तो नाम पॉजिटिव रख देंगे और नहीं लेंगे तो नेगेटिव रख देंगे। देखिए, सब एनसीईआरटी का ही कंटेंट है, बस केवल फ्लो चार्ट के फॉर्म में है। तो इसको प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी पढ़ने में आपको बहुत आसान लगेगी। बस ये फ्लो चार्ट पढ़े हो क्लास में,
नहीं तो फिर आपको समझ में आएगा नहीं कि लिखा किस पैटर्न में है। ग्राम स्टेनिंग की प्रोसीजर एनसीईआरटी में दी नहीं है, बस लेकिन 2-3 क्वेश्चन यहाँ हैं कि आखिर क्या हो जाता है कि कोई बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग लेता है और कोई बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग नहीं लेता। तो अंतर देखिए जरा, कोई भी बैक्टीरिया ले लिया गया उसकी कॉलोनी और उसके ऊपर रंग चढ़ाया, रंग चढ़ाने को स्टेनिंग कहते हैं। तो रंग चढ़ाएंगे तो कोई रंग इस्तेमाल करेंगे डाई, जो डाई इस्तेमाल करते हैं उसका नाम जेंटिनियन वायलेट है। जो जेंटिनियन वायलेट कहो चाहे इसको ग्राम स्टेन कहो, तो सारे बैक्टीरिया ऑल बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, ब्लू या पर्पल कलर के होते हैं, सब पे रंग चढ़ जाता है। अब सब पे रंग चढ़ा है, ये कच्चा है कि पक्का है ये पता करना है। तो उसके बाद बैक्टीरिया को ट्रीट करते हैं 5% आयोडीन सोल्यूशन, जिससे रंग और थोड़ा पक्का हो जाए। उसके बाद सारे बैक्टीरिया को धुल दिया जाएगा। अब धुलने के बाद ध्यान सुनिएगा, पहली बात तो धुलेंगे किससे, तो पानी से नहीं धुलेंगे, किससे धुलेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कौन सा, या तो अल्कोहल या तो एसीटोन से धुलेंगे। और धुलने के बाद जैसे मान लेते हैं किसी कपड़े पर कोई रंग चढ़ाया गया है, रंग चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, कच्चा है कि पक्का है, ये तो धुलने के बाद ही पता चलेगा ना। अगर धुलने में रंग धुल गया तो इसका मतलब क्या था, रंग कच्चा था, और अगर धुलने में नहीं धुला तो पक्का था। तो देखिए जब बैक्टीरिया धुले गए तो कुछ बैक्टीरिया ने रिटेन कर लिया क्या, ब्लू कलर। तो जिन बैक्टीरिया ने रिटेन कर लिया इसका मतलब रंग पक्का था, इसका मतलब ग्राम स्टेन ले लिया, तो क्या कहोगे, ग्राम पॉजिटिव। और कुछ बैक्टीरिया रिटेन नहीं कर पाए और ओरिजिनल कलर में पहुंच गए, मतलब ग्राम स्टेन नहीं लिया, तो क्या कहोगे, ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव कलर था वो रिटेन क्यों कर गया, ये भी क्वेश्चन आता है। तो क्यों रिटेन कर गया, देखिएगा इनकी जो सेल वॉल है उसमें लिपिड कम होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान ज्यादा होता है, जबकि इनकी सेल वॉल में लिपिड ज्यादा होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान कम होता है। यही मेन अंतर है। ग्राम पॉजिटिव वालों की सेल वॉल या जो सेल एनवेलप है उसमें लिपिड क्या है, कम है, और पेप्टाइडोग्लाइकान ज्यादा है। और जो ग्राम नेगेटिव वाले हैं उनमें लिपिड ज्यादा है और पेप्टाइडोग्लाइकान क्या है, कम है। एक और इम्पोर्टेंट अंतर है टिकोइक एसिड, ये केमिकल है जो वॉल पे पाया जाता है। इन सब बैक्टीरिया की वॉल में टिकोइक एसिड होता है और इन सब बैक्टीरिया की वॉल में टिकोइक एसिड नहीं होता। तो ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। अब एक एक करके हमको पढ़ना है। पहले पढ़ेंगे हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल और फिर पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो साइड हेडिंग डालें, साइड हेडिंग ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, अगर हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो 4 क्वेश्चन हैं, लिखते चलेंगे। पहला सवाल ये है कि बना किस होता है, मेड अप ऑफ, बेटा बातचीत ना करो, मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे खास बात यह है कि सभी बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स की थिकनेस और ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन सेम नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है। किसी में थिकनेस ज्यादा होगी और किसी में थिकनेस कम होगी। तो ग्लाइकोकैलिक्स की थिकनेस लिखते चलें और कंपोजिशन वेरिएबल होता है। दूसरा सवाल, तो अगर वेरिएबल होता है तो किस फॉर्म में पाई जाएगी, तो ये एज ये लूज शीट के फॉर्म में पाई जाएगी और तभी इसको कहेंगे क्या, स्लाइम लेयर। और एज थिक और टफ पाई जाएगी तभी इसको कहेंगे कैप्सूल। अब खास बात यह है कि कितने बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर होती है और कितने बैक्टीरिया में कैप्सूल होती है। तो ये कम बैक्टीरिया में, ये सम में होती है और ये मेनी में होती है।
ज्यादातर बैक्टीरिया में ये कैप्सूल के फॉर्म में होती है। हाँ, कुछ बैक्टीरिया में ये स्लाइम लेयर। जितना लिखा है इसमें से कुछ भी नहीं पूछा गया है, और जो पूछा गया वही नहीं लिखा है। पूछा गया है बैक्टीरिया को स्टिकी कैरेक्टर कौन देता है। स्टिकी कैरेक्टर मतलब बैक्टीरिया यहाँ वहाँ चिपक सके, तो आंसर क्या देंगे? तो आंसर है ग्लाइकोकैलिक्स, जो क्वेश्चन 2017 में आया था। तो ये स्पेशल क्वेश्चन लिख लीजिए, नीट में आया हुआ है। क्या देता है? प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को स्टिकी कैरेक्टर कौन देता है? तो आंसर तुरंत देंगे क्या? ग्लाइकोकैलिक्स। अगर वो ना मिले तो फिर स्लाइम लेयर की बात करेंगे। अच्छा, कैप्सूल बना क्या करेंगे? तो ध्यान सुनिए, मान लेते हैं आपने बैक्टीरिया आपके किसी खाने में है और आपने खाना उठा के फ्रिज में रख दिया। खाना उठा के फ्रिज में रख दिया तो बहुत एडवर्स कंडीशन हो गई ना। तो एडवर्स कंडीशन बचेगा कैसे? तो अगर कैप्सूल बना होगा तो उसके अंदर बैक्टीरिया क्या कर जाएगा? सरवाइव कर जाएगा। तो वास्तव में ये प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है कैप्सूल। अब आएगा सेल वॉल। वही 3 क्वेश्चन। पहला सवाल, किस चीज का बना होता है? तो सबसे बढ़िया आंसर देंगे पेप्टाइडोग्लाइकान। लेकिन अगर ये ना मिले तो म्यूरामिक एसिड देना, और ये भी ना मिले तो NAG एन एसिटाइल ग्लूकोसा माइन देना। सबसे बढ़िया आंसर यही है। दूसरा सवाल है कि क्या करते हैं? ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी सेल का शेप कौन तय करता है, तो आंसर नहीं देंगे, पहले क्वेश्चन पता करेंगे कौन सी सेल है। अगर सेल प्रोकैरियोटिक है तो आप सेल वॉल दे देंगे, लेकिन अगर यूकैरियोटिक है तो कहानी बदलेगी। यूकैरियोटिक में सेल के शेप में कई और लोग इन्वॉल्व हैं। अभी आगे पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल, और उसमें पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन, वहां भी लिखा हुआ है शेप ऑफ सेल। तो शेप ऑफ सेल को हल्के में नहीं लीजिएगा, क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा। शेप ऑफ बैक्टीरिया अगर कह दिया तो सेल वॉल कहिए, उसमें कोई दिक्कत हमको नहीं है। लेकिन जैसे उसने कह दिया शेप ऑफ एनिमल सेल, तो अब सेल वॉल तो है नहीं, तो सेल वॉल लगा दोगे, तो फिर आंसर क्या दोगे? साइटोस्केलेटन। फिर क्वेश्चन बदलेगा शेप ऑफ प्लांट सेल, तो फिर सेल वॉल हो जाएगा। अब शेप ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ना प्लांट कह रहा ना एनिमल कह रहा, तो फिर 2 आंसर मिलेंगे, सेल वॉल भी मिलेगा और साइटोस्केलेटन भी मिलेगा। तो जल्दी में नहीं रहेंगे। हमने क्वेश्चन पूछा तो आंसर थोड़ा से दे दिए थे, ऐसे एग्जाम में मत देना आंसर। शेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बैक्टीरिया में क्या करेगा? तो कहोगे मेंटेन शेप ऑफ सेल या शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, और क्या? चूंकि सेल वॉल रिजिड होती है तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू सेल, और आखिरी प्रोटेक्ट करेगा बैक्टीरिया को से फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। ये क्या है? इधर देखो, ये मान लेते हैं बैक्टीरिया है और इसमें वाटर आने लगा, तो बैक्टीरिया फिर क्या करेगा? स्वेल करेगा और फट जाएगा? नहीं फटेगा। क्यों? सेल वॉल है। अमीबा में अगर पानी बहुत ज्यादा आया तो फटने का खतरा है। आरबीसी में पानी अंदर आया फट जाएगी।
एनिमल सेल रप्चर कर जाएगी, लेकिन ये रप्चर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि बाहर बाहर क्या है, रिजिड सेल वॉल है। अच्छा, इसमें से पानी निकल जाए तो ये कोलैप्स भी तो कर जाएगी, तो ये कोलैप्स भी नहीं करेगी, क्योंकि फिर वो सेल वॉल अपना शेप मेंटेन कर लेगी। तो बैक्टीरिया क्या करेगी, बैक्टीरिया को फटने से भी बचाएगा और बैक्टीरिया को कोलैप्स करने से भी कौन बचाएगा? आंसर क्या देंगे? सेल वॉल। क्या स्ट्रांग? अच्छा, देखो हमको हो गया धीरे धीरे याद, सब एनसीईआरटी वाली लाइन है। अगला है सेल मेम्ब्रेन। पहला सवाल बना किसकी होती है? मेड अप ऑफ, क्या कहोगे बेटा? लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन होती है। सबसे खास बात यह है कि ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है। इसका मतलब देखो क्या है, जैसे मान लेते हैं ये पर्टिकुलर क्या है, और कोई अंदर का मॉलिक्यूल बाहर जाना चाहता है या कोई बाहर का मॉलिक्यूल अंदर आना चाहता है, तो ऐसे नहीं आ जाएगा, परमिशन लेनी पड़ेगी मेम्ब्रेन से। मेम्ब्रेन चुनेगी कि आपको अंदर आना है कि नहीं आना है, बाहर जाना है कि नहीं जाना है। सेल वॉल किसी को नहीं रोकती है। सेल वॉल में बड़े बड़े छेद हैं, सेल वॉल कहती है अगर हमारे छेद के अंदर से निकल जाओ तो निकल जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेल मेम्ब्रेन रोक देगी। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में मेन अंतर है लिविंग और नॉन लिविंग का। सेल वॉल होती है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर और मेम्ब्रेन होती है लिविंग। भाई कौन चुनेगा? जो जीवित होगा वही तो चुनेगा। तो ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है और इसी की मदद से बैक्टीरिया बाहरी दुनिया से जुड़ता है। जुड़ने का मतलब कौन सी चीज अंदर आएगी और कौन सी चीज अंदर नहीं आएगी। तो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, ये इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्ट टू आउटसाइड। सबसे खास बात है कि स्ट्रक्चर वाइज ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है टू यूकैरियोटिक सेल। मतलब बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या समानता? तो उसमें एक समानता ये भी है, दोनों की सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम। अभी आगे सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन में दो लिपिड की लेयर होती हैं, लिपिड बाइलेयर होती है, बीच बीच में प्रोटीन लगी होती है, वैसे यहाँ भी होती है। तो स्ट्रक्चर वाइज ये बिल्कुल सिमिलर है किसके? यूकैरियोट के। हेडिंग डालिए, पन्ना न गिनिए, हेडिंग डालिए मॉडिफिकेशन ऑफ सेल एनवेलप। मॉडिफिकेशन ऑफ सेल एनवेलप। मॉडिफिकेशन पढ़ने से पहले अभी तक जो पढ़ा वो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। चलो, लिखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फंडामेंटल क्या है? सिमिलर। लेकिन फिर भी प्रोकैरियोट में वाइड वैरायटी क्या है? शेप और फंक्शन। ये जो आल यहाँ लिखा है इसको यहाँ से काट दीजिए और इसको यहाँ लिख लीजिए। आल यहाँ लिखा होना चाहिए, वो एक आल उधर रह गया बाकी इधर चला आया है, तो आप यहाँ लिख लीजिए। शुरू करें, ध्यान से सुने। लिखा होगा ऑल प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल और यहीं फुल स्टॉप लगा दे। सही है? ये गलत हो गया। ऑल प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल क्या? सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट क्या? तो प्रोकैरियोट विदाउट सेल वॉल अगर पूछा तो आंसर क्या देंगे? माइकोप्लाज्मा। तो अगर यहाँ तक स्टेटमेंट लिखा है तो स्टेटमेंट क्या है? गलत है। या तो फिर कहाँ तक लिखा हो? यहाँ तक। ये क्या लिखा है? सेमी। देखो फिर किसके एनसीईआरटी में सेमी लिखा है? लिखा है तो सही है, नहीं लिखा है तो आज ही दान कर देना, ठीक है?
पहले क्या लिखा था? फ्लूइड मैट्रिक्स। अभी क्या हो गया है? सेमी। तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो कहाँ भरा है? सेल में। उसका नाम क्या रखोगे? साइटोप्लाज्म। यहाँ क्या नहीं है? तो बहुत कुछ नहीं है। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं है, और जेनेटिक मटेरियल भी नहीं है। जेनेटिक है लेकिन नंगा घूम रहा है, नैक्ड है। क्या? नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कह रहा है जीनोमिक डीएनए। तो पहले जीनोमिक डीएनए देख लो। जीनोमिक डीएनए को ही कहते हैं सिंगल क्रोमोसोम, या ये सर्कुलर डीएनए है। जीनोमिक डीएनए के अलावा यहाँ क्या लिखा है? मेनी। अगर इसको हल कर दिया जाए गलत हो जाएगा। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड जीनोमिक डीएनए। इस छोटे डीएनए का नाम क्या पड़ा? प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड क्या करता है? तो कहोगे यूनिक फिनोटाइप देता है। जैसे इसने क्या दिया? रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। कह रहा हायर क्लास, तो बहुत ऊंचे नहीं जाना है, क्लास 12th में ही क्या हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए? मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। तो हम लोग बायोटेक में इसको डिटेल में समझेंगे कैसे करेंगे। कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें मिलेगी? यूकैरियोट में। यहाँ नहीं मिलेगी। कोई भी ऑर्गेनेल जो कहाँ होता होगा? जो यूकैरियोट में होगा, ये यहाँ नहीं पाया जाएगा। बस किसको छोड़ के? किसको छोड़ के? राइबोसोम। प्रोकैरियोट में कुछ न कुछ विशेष है। किस फॉर्म में? इंक्लूजन बॉडी। ये इतना हमने छोड़ दिया, अभी पढ़ाया नहीं है। ये 2 लाइनें नहीं पढ़ाई हैं, अभी ये पढ़ाएंगे 2 लाइनें आगे। मोस्टली प्रोकैरियोट, पर्टिकुलरली किसमें? बैक्टीरिया में। हाईलाइट कर लो। क्या कहोगे? केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवेलप है, और एनवेलप में टाइटली बाउंड कितनी लेयर? 3 लेयर। तो नाम बताना पड़ेगा। बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके पीछे सेल वॉल, और उसके पीछे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कह रहा वैसे तो सभी लेयर अपना अपना क्या करती हैं? ये क्या लिखा है? डिस्टिंक्ट फंक्शन करती हैं, लेकिन ये मिल के एक साथ क्या करते हैं? तो आंसर क्या देंगे? सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया 2 ग्रुप में। किस आधार पर? तो पहला आधार तो ये है डिफरेंस इन, और दूसरा आधार दे रेस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर। किसने डेवलप किया था? ग्राम। ऐसे बैक्टीरिया जिन्होंने ले लिया क्या? ग्राम स्टेन, उनका नाम ग्राम पॉजिटिव, और जिन लोगों ने नहीं लिया उनका नाम ग्राम नेगेटिव। ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स अलग है किस मामले में? तो कंपोजिशन के भी मामले में और थिकनेस के भी मामले में अलग है इन डिफरेंट बैक्टीरिया। तो 2 ऑप्शन है, या तो ये कैसे मिलेगी? लूज शीथ के फॉर्म में मिलेगी। तो नाम क्या रखना पड़ेगा? स्लाइम लेयर। ये ब्रैकेट में क्या लिखा है? कुछ बैक्टीरिया में केवल स्लाइम लेयर बनाएगी। तो जो बचे, तो लिखा है बाकी जो बचे, मतलब ज्यादा बचे, तो ज्यादा में ये क्या होता है? थिक और टफ होती है। तो नाम क्या रखना पड़ा? कैप्सूल। सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट, ये तय करेगी क्या? शेप ऑफ सेल। बहुत जल्दी नहीं रहेंगे। शेप ऑफ सेल बहुत बड़ा सवाल है, इसके कई ऑप्शन, कई आंसर सही हो जाएंगे। ये क्या देगा? स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा और बचाएगा क्या? बैक्टीरिया को कहां से? फटने से और कोलैप्स करने से। मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेलेक्टिव परमिएबल होती है, और ये से आउटसाइड वर्ल्ड। ये लाइंटिकल आया हुआ सवाल है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर, तो सही है। कैसे? स्ट्रक्चर वाइज की फंक्शन वाइज? स्ट्रक्चरली सिमिलर है। और किसके सिमिलर है? तो आंसर देंगे क्या? आंसर देंगे यूकैरियोट। हेडिंग क्या डाले हो? मॉडिफिकेशन ऑफ सेल एनवेलप। हमको 2 मॉडिफिकेशन पढ़ने हैं। एक मॉडिफिकेशन पढ़ना है मीसोसोम, और एक मॉडिफिकेशन पढ़ना है क्रोमेटोफोर। तो उस मेन हेडिंग के अंदर पहली हेडिंग डालें मीसोसोम।
मीसोसोम सेल मेम्ब्रेन या सेल एनवेलप के मॉडिफिकेशन में दो स्ट्रक्चर हैं, एक का नाम है मीसोसोम और एक का नाम है क्रोमेटोफोर। पहले मीसोसोम देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन वास्तव में ऐसे बनाना चाहिए था इस टाइप का, लेकिन ऐसे तो बना नहीं है। सेल मेम्ब्रेन को ऐसे फोल्डिंग बनी है इस प्रकार के। तो ऐसी कोई भी परिस्थिति जिसमें सेल मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग हो जाए, किधर की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ, तो जैसे ही इनफोल्डिंग होगी उसी को हम कहेंगे ये एक्सटेंशन है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। तो चाहे आप कहो एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन का, चाहे कहो इनफोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन, और चाहे कहो बदलाव, डिफरेंशिएशन मतलब बदलाव हो जाना किसमें, सेल मेम्ब्रेन, बात एक ही है। तो मीसोसोम है क्या, तो उसके तीन आंसर है, डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बात तो एक ही है, बस किधर की तरफ फोल्ड होना है, तो कहोगे साइटोप्लाज्म की तरफ फोल्ड हो जाएंगे। तो फोल्ड होने का फर्क देखो क्या पड़ेगा, तो फर्क ये पड़ेगा कि जितना ज्यादा फोल्ड होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। तो सरफेस एरिया बढ़ा क्या करेंगे, तो ये स्पेशल क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। होता क्या है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसी से अटैच एंजाइम पाए जाते हैं। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होंगे, एंजाइम। तो इसका असली फंक्शन तो यही है, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इंक्रीज एंजाइमेटिक कंटेंट। अब एंजाइम कौन से होंगे, तो वास्तव में यहाँ रेस्पायरेशन के एंजाइम है। तो जहाँ रेस्पायरेशन के एंजाइम होंगे वही तो रेस्पायरेशन होगा। तो यहाँ रेस्पायरेटरी एंजाइम है, इसी नाते मीसोसोम को माना जाता है एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो क्या बैक्टीरिया में रेस्पायरेशन नहीं होगा, होगा। कहाँ होगा, मीसोसोम पर। रेस्पायरेशन की साइट है, यहाँ से सिक्रीशन भी होता है। तो स्पेशल जब एक बैक्टीरिया डिवाइड करके दो बैक्टीरिया बनता है तो सेल वॉल भी तो बनानी पड़ेगी। तो सेल वॉल का फॉर्मेशन कौन करवाएगा, मीसोसोम। एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनेंगे तो डीएनए डबल भी तो करना पड़ेगा। तो डीएनए के डबल को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन करो, और जब डबल कर लो तो दोनों सेल में बराबर बांट दीजिए ना। तो डीएनए का रेप्लिकेशन करना और डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करना किसमें, डॉटर सेल में, ये भी किसके काम है, मीसोसोम। आखिरी सवाल, क्या ये मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर है, नहीं है। अगर मेम्ब्रेन ही होता तो इसका जेनेटिक मटेरियल नंगा न घूम रहा होता, पहले उसको पहनाते, है ना। जेनेटिक मटेरियल क्या है, नैक्ड है। तो ध्यान से पढ़िएगा, ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, क्या, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन। मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन और मेम्ब्रेन बाउंडेड में अंतर है। मेम्ब्रेन है कि नहीं इसके पास, है, मेम्ब्रेन तो है ना, भाई मेम्ब्रेन से ही तो बना है देखो। लेकिन बाउंडेड का मतलब ये होता है, जैसे मान लेते हैं ऐसे मेम्ब्रेन है, ऐसे आता, ऐसे जुड़ जाता, तो हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है। कैसा स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस। देखो एनसीईआरटी में लिखा है, ये क्या है, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है, ना कि क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड। फिर कुछ बैक्टीरिया, ये किसमें पाया जाएगा, ये तो सभी बैक्टीरिया में पाया जाएगा, क्योंकि सभी को क्या करना है, रेस्पायरेशन करना है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन का एक और एक्सटेंशन बनता है जहां फोटोसिंथेसिस होती है, और उसका नाम क्रोमेटोफोर। तो स्पेशल कहानी ये है कि मीसोसोम किसमें मिलेगा, प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। लेकिन अगर हम क्रोमेटोफोर की बात करें तो कहोगे प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया। तो तुरंत आपसे पूछेगा भैया वो सम बैक्टीरिया कौन से हैं, तो आप कहोगे साइनो बैक्टीरिया, या तो फोटो
सिंथेटिक ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब ये है क्या? तो ये एक प्रकार का मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन ही है। किसका? सेल मेम्ब्रेन का। इसकी खास बात यह है कि इसमें पाए जाएंगे पिगमेंट। कौन सा? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। काहे के लिए? तो पर्पज वही है, फोटो सिंथेसिस। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन में एक एक्सटेंशन है और एक एक्सटेंशन है, हमने दोनों बना लिए हैं। ये मान लेते हैं कि मीसोसोम है, तो ये मान लेते हैं कि क्रोमैटोफोर है। तो अंतर समझ लीजिए, अगर क्रोमैटोफोर है तो इसमें क्या मिलेंगे? यहां होंगे तो आंसर देंगे, यहां होंगे पिगमेंट। ये भी किधर की तरफ? सेलेब्रेन टुवर्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की तरफ ही एक्सटेंशन है दोनों का। बस फर्क ये है कि एक में पिगमेंट है और एक में पिगमेंट नहीं है। जिसमें पिगमेंट है उसका नाम क्या रखना? पिगमेंट का मतलब कलर, तो कलर का मतलब क्रोमा। इसी नाते इसका नाम क्या रखना पड़ा? क्रोमेटोफोर। और उसका नाम क्या है? मीसोसोम। मीसोसोम किस में मिलेगा? सब में मिलेगा। क्रोमेटोफोर सब में नहीं मिलेगा, कुछ में मिलेगा, जहां जहां फोटोसिंथेसिस होनी होगी, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनो बैक्टीरिया। कौन सी हेडिंग? सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। सरफेस स्ट्रक्चर में तीन चीजें आती हैं, लिखते चलेंगे। एक आता है फ्लैजिला, एक स्ट्रक्चर है पिलाई और एक स्ट्रक्चर है फिम्ब्री। पहला सवाल यह है कि इन तीन स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया की मोटेलिटी में रोल अदा करता है? तो फ्लैजिला। तो कौन रोल अदा नहीं करता है? पिलाई और फिम्ब्री। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो फ्लैजिला का क्या है? रोल इन मोटेलिटी ऑफ बैक्टीरिया। और इन दोनों का नॉट रोल इन मोटेलिटी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। किसका किसका बैक्टीरिया की मोटेलिटी में रोल है और किसका किसका रोल नहीं है? किसका? फ्लैजिला का। और किसका नहीं है? पिलाई और फिम्ब्री। तो अगर मोटेलिटी में रोल नहीं है तो फिर कुछ और काम करते होंगे, क्या अभी आगे देखेंगे। साइड हेडिंग डालें, साइड हेडिंग बैक्टीरियल फ्लैजिला। साइड हेडिंग बैक्टीरियल फ्लैजिला। सुन ले जरा, लिखेंगे नहीं तो देखें। स्थिति यह है कि बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नॉन मोटाइल
लिखे नहीं सुने, और एक होते हैं मोटाइल। तो भाई जो नॉन मोटाइल होंगे उनमें फ्लैजिला एब्सेंट होगा, और जो मोटाइल होंगे उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा, फ्लैजिला एब्सेंट, और इनमें क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट। पहला सवाल। लेकिन जब फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो कितने फ्लैजिला होंगे और कैसे अरेंज होंगे? तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, क्या? इधर देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई बैक्टीरिया है, इसमें फ्लैजिला नहीं है, फ्लैजिला नहीं है, तो अगर नहीं है तो इसका नाम एट्राइकस हो जाता है। लेकिन हो सकता फ्लैजिला हो और एक फ्लैजिला यहां से निकला हो, इसको मोनोट्राइकस कहते हैं। हो सकता है एक फ्लैजिला इस किनारे पर भी निकला हो, इसे एम्फीट्राइकस कहते हैं। हो सकता है इस किनारे पर एक झुंड निकला हो ऐसे, जिसको टफ्ट ऑफ फ्लैजिला कहते हैं। तो इसका नाम कुछ और होगा, इसको सिफेलोट्राइकस कहते हैं। और हो सकता है दोनों किनारों पर ऐसे झुंड लगा हो, इसे क्या कहते हैं, लोफोट्राइकस कहते हैं। और हो सकता है कि यहां वहां सब जगह क्या पाए जाएं, ये सब जगह चारों तरफ फ्लैजिला पाए जाएं, इसे पेरीट्राइकस कहते हैं। अभी सुना है, अभी भूल जाइएगा, याद नहीं रखना है, ठीक है, हमें याद रहने दीजिए। यहाँ टाइप, अगर हम किसी बैक्टीरिया की बात करेंगे तो फ्लैजिला के नंबर और फ्लैजिला के अरेंजमेंट दोनों में बड़ी रेंज है। रेंज है ये एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन रेंज में नाम क्या है नहीं लिखा है, तो जो नहीं लिखा वो ना याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ फ्लैजिला प्रेजेंट है, लेकिन नंबर और क्या, अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, ये दोनों केस में क्या है, इस दोनों केस में रेंज पाई जाती है। रेंज का मतलब कई वैरायटीज हैं, तो वैरायटी मैंने अभी आपको बता दिया, हो सकता है ना हो सकता है एक हो सकता है दोनों किनारे पर एक एक हो सकता है एक किनारे पर झुंड हो, दूसरे किनारे पर झुंड हो सकता है चारों तरफ पाए जाएं, ठीक है। तो 5-6 टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, इस आधार पर कि फ्लैजिला का नंबर कितना है और फ्लैजिला का अरेंजमेंट कितना है। लेकिन आप याद ना रखिएगा। वापस आते हैं, मान लेते हैं बैक्टीरिया मोटाइल है, मान लेते हैं बैक्टीरिया में फ्लैजिला है, तो है आया कहां से? स्ट्रक्चर देखिए जरा। जैसे मान लेते हैं ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया की सेल है और उसमें ये फ्लैजिला है, ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है। अगर फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फिलामेंट, होता है हुक, और एक होता है बेसल बॉडी। फिलामेंट ही सबसे लंबा पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और यही बाहर निकला हुआ है। तो पहला सवाल और आखिरी सवाल फ्लैजिला का, फ्लैजिला है क्या? तो एनसीईआरटी में लिखा है थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन, किसका? सेल वॉल का। ध्यान रखिएगा, आंसर जल्दी मत लगाइएगा। अभी आगे हम लोग यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे और उसमें भी फ्लैजिला पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजिला है वो सेल मेम्ब्रेन से बनता है, जबकि ये सेल वॉल से बनता है। तो हम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर प्रोकैरियोटिक में है तो सेल वॉल से और यूकैरियोटिक में तो सेल मेम्ब्रेन। तो फ्लैजिला वास्तव में क्या है? फ्लैजिला क्या है? तो तुरंत कहोगे थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल। एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, 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 एक्सटेंशन ऑफ
सेल वॉल। और इसके कितने पार्ट हैं? तो 3 पार्ट हैं। बेसल बॉडी होता है, हुक होता है, फिलामेंट होता है। और फिलामेंट ही क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट होता है और वही बाहर निकला होता है। इसका स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक फ्लैजिला के स्ट्रक्चर से अलग होता है। यहां नहीं लिखेंगे, क्यों? अभी आगे हम यूकैरियोटिक फ्लैजिला पढ़ेंगे, वहां ये लाइन लिखी हुई है तो वहीं समझेंगे। सुन लेते हैं केवल। यूकैरियोटिक फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में 9+2 नहीं पाया जाता है। तो स्ट्रक्चर में अंतर होता है, लेकिन हम बात कहां पढ़ेंगे? वहीं यूकैरियोटिक पढ़ेंगे। यहां जितना लिखा है ये क्या है? थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन है सेल वॉल का। इसके कितने हिस्से हैं? बेसल बॉडी और फिलामेंट। फिलामेंट क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट है और यही क्या है? प्रोजेक्ट आउट। लिख लो। साइड में बैक्टीरियल पिलाई, ठीक है। सिर्फ 2 क्वेश्चन क्या है? तो कहोगे इलांगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। एनसीईआरटी में लिखा है। दूसरा सवाल है बना किसका होता है? मेड अप ऑफ ए स्पेशल प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम एनसीईआरटी में नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन एनसीईआरटी में दिया नहीं है। इसका रोल है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन एक टाइप का रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया का। और इसमें होता यह है कि हम मान लेते हैं कि ये एक बैक्टीरिया है, तो इससे प्रोसेस निकली ये फिंगर लाइक। ऐसे दूसरा एक बैक्टीरिया है, उससे प्रोसेस निकली फिंगर लाइक और जुड़ गई। यहां का जेनेटिक मटेरियल इसी ट्यूब से होते हुए यहां चला आया और दोनों फ्यूज हो गए और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बड़ा स्पेशल तरीका है ये। कौन सा? कॉन्जुगेशन। आपके सिलेबस में नहीं है। कॉन्जुगेशन में जो ट्यूब बनती है जिससे जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, वो ट्यूब कौन बनाता है? पिलाई बनाता है। इसी नाम इसका नाम सेक्स पाइलस है। फिर फिम्बरी। छोटे छोटे, जैसे मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है तो इसकी सरफेस से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर निकले रहते हैं। स्मॉल ब्रिसिल लाइक स्ट्रक्चर स्प्राउटिंग आउट ऑफ सेल एनवेलप या मेम्ब्रेन कह सकते हो, वहीं से निकले होते हैं। काम क्या करते हैं? तो कुछ बैक्टीरिया में ये बैक्टीरिया को किसी चट्टान से जुड़ने में मदद करते हैं। और अगर किसी होस्ट के अंदर है तो होस्ट के टिश्यू से अटैच होंगे। तो मान लेते पानी तेजी से बह रहा है, नदी का पानी, उसमें बैक्टीरिया है और उसको कहीं रुकना है तो किसकी मदद से अटैच हो जाएगा? फिम्बरी की मदद से। तो 2 क्वेश्चन है। स्मॉल ब्रिसिल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट, बाहर निकले होते हैं। काम फंक्शन फंक्शन ये है कि सम बैक्टीरिया में
हेल्प अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम, बहते हुए पानी में चट्टान से चिपकना है तब काम आएगा, या हेल्प अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू होस्ट टिश्यू, किसी होस्ट के अंदर अगर पैरासाइट की तरीके से पाए जाएंगे तो वहां भी तो अटैच होना पड़ेगा। क्लियर? वो दो लाइनें पहले यहां वाली पढ़ लेते हैं। देखो लिखा है स्पेशल डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नाम क्या? मीसोसोम। और ये पहचान है किसकी? बैक्टीरिया की। ये वास्तव में क्या है? इनफोल्डिंग किसकी? सेल मेम्ब्रेन। तो दो लाइनें ये लिखी, बाकी यहां लिखा हुआ है। स्पेशल क्या लिखा है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है या मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। मीसोसोम फॉर्म्ड बाई कैसे एक्सटेंशन किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें? सेल। एक्सटेंशन कैसा बनेगा? या तो ऐसा बनेगा, या तो ऐसा बनेगा, या तो ऐसा बनेगा। नाम क्या है? वहां लिखा है सेल वॉल फॉर्मेशन। और क्या? डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन टू द, दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रीशन। ये बढ़ा देंगे क्या? सरफेस एरिया किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बढ़ जाएगा क्या? एंजाइम। कुछ प्रोकैरियोट लिखा है, सम प्रोकैरियोट, जैसे साइनोबैक्टीरिया। एक और मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है, उसका नाम क्रोमेटोफोर। काम पिग, तो काम फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरियल सेल दो कैटेगरी की होती है, मोटाइल और ना। अगर मोटाइल है तो इसमें थिन क्या मिलेगा? फिलामेंटस एक्सटेंशन। कहां से मिलेगा? सेल वॉल। नाम रखना पड़ा क्या? फ्लैजिला। बैक्टीरिया फ्लैजिला में क्या है? रेंज। किस मामले में? नंबर। और किस मामले में? अरेंजमेंट। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है उसमें तीन पार्ट, एक कौन सा? फिलामेंट, एक कौन सा? और एक कौन सा? बेसल बॉडी। जो फिलामेंट भी क्या है? लॉन्गेस्ट पोर्शन है और वही एक्सटेंड करता है सेल के सरफेस से। कह रहा फ्लैजिला के अतिरिक्त पिलाई और फिम्बरी भी क्या है? तो सरफेस स्ट्रक्चर कौन 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 है? तीन, फ्लैजिला, पिलाई और फिम्बरी। सबके काम अलग अलग हैं। क्या लिखा है? लिखा है वैसे इन दोनों स्ट्रक्चर का किसमें रोल नहीं है? पिलाई में एक लाइन लिखा है इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, बनी किसकी है? प्रोटीन। फंक्शन हमने एक लाइन लिखा दिया, कॉन्जुगेशन। फिम्बरी क्या है? ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है, बाहर निकली है। लिखो लिखा है कुछ बैक्टीरिया में ये मदद करते हैं किसमें? तो अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम, या अटैचमेंट टू किससे? होस्ट टिश्यू। ये अलग अलग हेडिंग डालिएगा, सिर्फ इतनी हेडिंग डालिएगा, बैक्टीरियल राइबोसोम। बैक्टीरियल राइबोसोम। या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। सिर्फ 4 क्वेश्चन है। राइबोसोम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल में। यहाँ कुछ 4-5 क्वेश्चन है वो लिखने हैं। इससे पहला सवाल,
प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहो चाहे बैक्टीरिया का जो राइबोसोम है वो कहां पाया जाएगा? तो दो ऑप्शन है, या तो ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच होगा, या तो ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच होगा जो एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन ये साइटोप्लाज्म में भी मिलेगा। तो कहां होगा? फाउंड लिखते चले, अटैच टू सेल मेम्ब्रेन, आल्सो फाउंड इन साइटोप्लाज्म। दूसरा सवाल, जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है इसका साइज क्या होता है? तो 15 से 20 किलोमीटर, नैनोमीटर के माइक्रोमीटर? याद रखिएगा यही डाटा है जो किसमें है? नैनोमीटर, बाकी सब किसमें है? माइक्रोमीटर। दूसरा, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को कहते क्या है? 70S राइबोसोम, जिसमें दो क्या पाई जाती हैं? सब यूनिट। कौन कौन सी? 30S और 50S। ये छोटी वाली यूनिट है और ये बड़ी वाली यूनिट है, और जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है? 70S। क्यों? 80 बनना चाहिए था। तो जैसे पेन का कैप होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये है 50S, ये है 30S। अगर ये ऐसे टच कर जाए तो लंबाई बराबर 80S हो जाएगी, लेकिन हो क्या रहा है? इसका कुछ हिस्सा इसके अंदर चला गया है, तो नेट लंबाई क्या हो गई? कम हो गई। तो होता क्या है? 50S और 30S ऐसे जुड़ जाते हैं। अगर ये ऐसे जुड़े तो 80S हो जाएगा, ये ऐसे जुड़ जाएंगे तो नेट क्या हो जाएगा? साइज छोटा हो जाएगा। तो नेट साइज क्या बना? 50 और 30 जोड़ करके 70S बना। काम क्या करोगे? तो राइबोसोम का जो काम था वही तो करेगा। क्या? प्रोटीन की सिंथेसिस। एक स्पेशल बात है यहां, अब रुक जाइए, ध्यान से सुनिएगा। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। क्या है इधर देखें, जैसे मान लेते हैं कि ये mRNA है, तो नियम ये है कि mRNA से राइबोसोम जुड़ जाएगा और इधर से इधर की तरफ बढ़ेगा, तो धीरे धीरे mRNA को रीड करेगा और प्रोटीन बनाता चला जाएगा। लेकिन यहाँ एक mRNA पर कई राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, तो बन जाएगी चेन ऑफ राइबोसोम, और इस चेन ऑफ राइबोसोम का नाम पॉलीराइबोसोम। तो ये क्या बना लेता है? बना लेता है पॉली राइबोसोम, या जल्दी बोलना चाहो तो पॉलीसोम भी बोल सकते हैं। ये है क्या? कहोगे ये चेन ऑफ राइबोसोम है। कब बनी है? कब बनी है? तो जब ढेर सारे राइबोसोम अटैच हो जाएं एक mRNA से। सेवरल राइबोसोम अटैच टू सिंगल mRNA। हम क्या करेंगे? बस फंक्शन, तो भैया राइबोसोम का जो काम था काम वही रहेगा, प्रोटीन ही बनाएंगे। बस प्रोटीन बनाने को कहते क्या है? ट्रांसलेशन। तो बस बदल के बोल दिया गया है, ये ट्रांसलेशन करेंगे किसका? mRNA का। और ट्रांसलेशन का मतलब ही क्या होता है? प्रोटीन बनना। तो फंक्शन वही है। क्या? mRNA
इनटू प्रोटीन। यहां तक हो गया सबका? सवाल ये है कि मान लेते हैं कि आपको खाने पीने को ज्यादा मिल गया स्वादिष्ट, तो आप खा लिए, फिर डाइजेस्ट कर लिए। तो डाइजेस्ट करने के बाद अगर आपके पास एक्सेस ग्लूकोज हो गया तो क्या करोगे? ज्यादा हो गया तो यूरिन में बाहर फेंक देंगे? ऐसा तो करेंगे नहीं, उसको स्टोर करेंगे। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन। कहां स्टोर करोगे? ऐसा आंसर दो कि हम समझ न पावे। स्टार्च के फॉर्म में? बिल्कुल अंडर के दे रहे हो। ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करेंगे कहां? तो लिवर में स्टोर करेंगे और मसल में स्टोर करेंगे। अच्छा, मान लेते हैं चिकना खाने ज्यादा मिल गया, फैटी एसिड ज्यादा हो गए, तो फैट को भी तो स्टोर करेंगे कहां? एडिपोज टिश्यू। ये तो हम लोग की अपनी बात है। प्लांट को अगर ज्यादा चीजें मिल गई तो ग्लाइकोजन में स्टोर करेगा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा। कहां स्टोर करेगा? अरे तो या तो रूट में स्टोर कर लेगा या तो फ्रूट में स्टोर कर लेगा। और कहां स्टोर करेगा? कि लिवर में स्टोर करेगा? सोचने वाली बात है। अब समस्या सुनिए। बैक्टीरिया को खाने पीने ज्यादा मिल गया, ठीक है, इनके पास एक्सेस चीजें हो गई, न्यूट्रिएंट, तो अब क्या करें बताओ? इनको भी स्टोर करना पड़ेगा। तो कहां स्टोर करेंगे? लिवर में स्टोर करेंगे कि एडिपोज टिश्यू में स्टोर करेंगे कि रूट में स्टोर करेंगे? कहां स्टोर करेंगे? तो कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। अब एक सेल है उसी में स्टोर कर लेते हैं। कहां स्टोर करो? मीसोसोम के अंदर रख देते हैं कि क्रोमेटोफोर के अंदर रख देते हैं कि जो नंगा जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर रख देते हैं? कुछ तो करना पड़ेगा। कहां रखोगे? तो एक ही जगह इनके पास है, साइटोप्लाज्म। कहां रखोगे? साइटोप्लाज्म। और खुला डाल देंगे। क्यों? मेम्ब्रेन है ही नहीं इनके पास। अगर मेम्ब्रेन होती तो सबसे पहले क्या ढकते? जेनेटिक मटेरियल। तो बताओ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होंगे? नहीं होंगे। काम की बात, किसी भी बैक्टीरिया में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है। किस फॉर्म में? तो कहोगे इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। अब इंक्लूजन बॉडी के दो सवाल। ये साइटोप्लाज्म में फ्री खुला पड़े होते हैं, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। और ये तीन टाइप के होते हैं, या तो फास्फेट ग्रेन्यूल, या तो कौन सा? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, या तो कौन सा? साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। बस ये सवाल आया हुआ है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है कि नहीं? नहीं। लिख लो, इंक्लूजन बॉडी पहला सवाल। ये क्या है? फूड इन बैक्टीरिया। इंक्लूजन बॉडी क्या है? रिजर्व फूड इन बैक्टीरिया। कहां स्टोर होगा? फूड हो चाहे मटेरियल कहो, साइटोप्लाज्म। और कैसे स्टोर होगा? एज इंक्लूजन बॉडीज। बॉडी क्या है? कहो कि पाई जाएंगे, लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म। बाउंडेड बाई किससे? मेम्ब्रेन। कौन कौन से? ग्लाइकोजन, ग्रेन्यूल फास्फेट,
ग्रेन्यूल और साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। एनसीईआरटी में एक लाइन इसके बारे में लिखी है, गैस वैक्यूल। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर वाटर बॉडी है और उसमें ये बैक्टीरिया है और यहां सनलाइट, इस जगह से लाइट आ रही है। तो पहली बात तो है कि इस बैक्टीरिया को सरफेस पे रहना चाहिए, तभी तो सनलाइट से एक्सपोज होगा। तो वैक्यूम इसके अंदर होगी, उसका पहला फायदा ये है कि ये कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे जाएगा। फिर सूरज धीरे धीरे इधर की तरफ जाएगा, तो जैसे सूरजमुखी का फूल फॉलो करता है सनलाइट को, वैसे बैक्टीरिया भी रोटेट करता है। अब ये रोटेट कैसे करेगा, तो आप सोचो कि अगर इस वैक्यूल को यहां पहुंचा दिया जाए तो तुरंत हल्के होने के नाते ये हिस्सा इधर जाएगा और ये हिस्सा इधर आ जाएगा। तो वैक्यूल का पोजीशन चेंज करता है और बैक्टीरिया अपनी रोटेशन करता रहता है और बिल्कुल सीध में रहना चाहता है, किसके, सनलाइट के। तभी तो फोटोसिंथेसिस होगी। तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए पहले तो सरफेस पे, अब ऊपर निकला है बढ़िया चमचमाती धूप, चले गए तालाब के नीचे बॉटम में। अब बॉटम में बैठे तो कैसे फोटोसिंथेसिस कम होगी ना, तो सरफेस पे होना चाहिए, सरफेस पे लाएगा और क्या करेगा, ऐसे हिसाब से अलाइन करेगा कि एक्सपोजर क्या हो सके, बढ़िया। कौन सी गैस भरोगे, इसमें एटमॉस्फेरिक एयर होती, हवा भरी होती है। लिखो भैया, प्रेजेंट इन फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया। और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है कौन, तो तीन, एक है ब्लू ग्रीन, एक है पर्पल और एक है ग्रीन। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या भरा होगा, एटमॉस्फेरिक एयर भरी होगी और बायंसी मेंटेन करेगी। प्रोकैरियोट किससे एसोसिएट हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। साइज 15 से 20 किलोमीटर, सही है, नहीं नैनोमीटर। और दो यूनिट है कौन सी, 50 और 30, और मिल के क्या बना 70। इसी को क्या कहते हो, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। यही वो जगह जहां क्या बनाओगे, प्रोटीन। बस ये खास की बात है, ढेर सारे राइबोसोम किससे अटैच हो गए, इसको उल्टा बोला जाएगा, सिंगल राइबोसोम अटैच ओवर सेवरल एमआरएनए। सही है, जरा ध्यान से आराम से पढ़िएगा। सिंगल क्या है, एमआरएनए, और सेवरल क्या है, राइबोसोम। उल्टा कर देगा, सेवरल क्या कर देगा, एमआरएनए, और सिंगल क्या हो जाएगा, राइबोसोम। कहोगे सही तो लग रहा है, नेगा चेन, चेन का नाम पॉलीराइबोसोम, जल्दी में हो तो पॉलीसोम, काम एक ही है क्या। ट्रांसलेट करो एमआरएनए और क्या बनाओ, प्रोटीन। इंक्लूजन क्या लिखा है, रिजर्व मटेरियल, किसमें, प्रोकैरियोट, स्टोर कहां, साइटोप्लाज्म, किस फॉर्म में, इंक्लूजन क्या लिखा है, नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन और फ्री इन साइटोप्लाज्म। एग्जाम्पल वही 3 एग्जाम्पल हैं, फास्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन। गैस वैक्यूल फाउंड इन ब्लू ग्रीन, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। हेडिंग डालें, हेडिंग डालें, यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब
ट्रू, और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। तो जिस सेल में सच्चा न्यूक्लियस हो उसका नाम यूकैरियोटिक सेल। पहला सवाल है यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन लोग आएंगे? तो इसमें कई लोग इंक्लूड है, लिखते चले। 5 किंगडम सिस्टम में होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। मोनेरा छोड़ दीजिए, जितने बचे सब यहां। कौन कौन? प्रोटिस्टा, लिखते चले, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और क्या? एनिमल। ये बताओ कि यूकैरियोटिक सेल की क्या 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 पहचान है? 5 क्या? 5 पहचान। पहला, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का पाया जाना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पाया जाना या एनवेलप का पाया जाना। पहला, जेनेटिक मटेरियल का क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाना, ये पहचान है, ये वहां नहीं है। तीसरा, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल पाया जाना। चौथा, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल के चक्कर में अंदर का जो स्पेस है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाना, क्या कहते हैं उसको? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। और पांचवा, यहां कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटो स्केलेटल स्ट्रक्चर, जैसे नाम बताओ। जैसे माइक्रोबॉडीज, सही है? गलत है। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल, आम को आम और इमली को इमली कहो, आम को इमली ना कहो, तुरंत हाँ ना बोलो। साइटोस्केलेटन का नाम माइक्रोट्यूब्यूल की माइक्रोबॉडी, माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, माइक्रोफिलामेंट होंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट होंगे और उसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। एक काम की बात, क्या सारी यूकैरियोटिक सेल एक जैसी होती हैं? कहोगे नहीं, क्यों? क्यों? कुछ इसके पास है वो इसके पास नहीं है, कुछ इसके पास है वो इसके पास नहीं। जैसे क्या प्लांट के पास है जो एनिमल के पास नहीं है? सेलवाल, और सेलवाल नहीं है, और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट भी तो नहीं है, और बड़ी सी वैक्यूल एनिमल के पास नहीं है। तो एनिमल सेल ने कहा कुछ हमारे पास भी जो तुम्हारे पास नहीं है, क्या? सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। लिखो कहानी। पहला, प्रेजेंस, बतियाए नहीं। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज होने का मतलब है कि यहां पाई जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरी पहचान, जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड एज या ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। वहां लिखा जरूर है कि जेनेटिक मटेरियल को सिंगल क्रोमोसोम कहते हैं, है वह नहीं, जान लीजिए, है यही। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। इसके चक्कर में क्या हो गया? ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल चक्कर में ये हो गया, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। एक्सटेंसिव
कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। चौथा, प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन या स्केलेटल स्ट्रक्चर। बढ़े आगे बेटा। all यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। क्यों? प्लांट सेल ही अलग है। कहां से? एनिमल सेल से। प्लांट सेल में सेल वॉल है, वैक्यूल है और क्लोरोप्लास्ट है, और ये सब एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेंट्रियोल है, एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। इसमें से ये ऑलमोस्ट हटाओगे गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन है। कुछ प्लांट सेल हैं जिसमें सेंट्रियोल मिलता है, खासकर लोअर प्लांट सेल में। तो इसी नाते एनसीईआरटी बड़ा सावधानी से लिखी है, यहाँ ऑलमोस्ट लिख दिया है। अभी ऑलमोस्ट हटाओगे आंसर गलत हो जाएगा। लिख लिया? एनसीईआरटी जरा खोले। देखो क्या लिखा है। लिखा है यूकैरियोटिक सेल में आते हैं सभी। कौन सभी? प्रोटिस्ट, सभी प्लांट, सभी एनिमल और सभी फंजाई। कह रहा यूकैरियोटिक सेल की पहचान है, एक तो ये पहचान है एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। और ये ऐसा क्यों हुआ है? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल के चक्कर में। यूकैरियोटिक सेल में बढ़िया सा क्या मिलेगा? न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप या मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल में ढेर सारे क्या मिलेंगे? कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या बना लेगा? क्रोमोसोम। ये सब प्रॉपर्टी हो गई। क्या सभी यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल हैं? तो कहोगे नहीं आइडेंटिकल हैं। क्यों? प्लांट और एनिमल ही अलग हैं। कैसे? प्लांट में क्या मिलेगा? सेल वॉल, प्लास्टिड और बड़ी सी वैक्यूल। तो एनिमल, और ये सब का सब एब्सेंट है कहाँ? एनिमल में। जबकि एनिमल में क्या मिलेगा? सेंट्रियोल। तो एब्सेंट कहाँ है? ऑलमोस्ट। देखो लिखा है यहाँ, क्या लिखा है? ऑलमोस्ट ऑल। क्योंकि यहाँ एक एक्सेप्शन है, एक नहीं, लोअर प्लांट में जैसे क्लेमाइडोमोनास में ही क्या है? सेंट्रियोल पाया जाएगा। एनसीईआरटी में ये दो फर्जी के डायग्राम बने हैं जिनका कोई पर्पज नहीं है, सिर्फ देखने में
रहे हैं। तो देख लो क्या हाईलाइट करो यहाँ, तो एक तो ये हाईलाइट करो प्लाज्मोडेस्माटा। क्यों? ये एनिमल में एब्सेंट है, सेलवाल का पार्ट है इसी नाते एब्सेंट है, सेलवाल में इन्वॉल्व होता है। क्या एब्सेंट है? वैक्यूल। क्या एब्सेंट है? मिडिल लैमेला। क्या एब्सेंट है? सेल वॉल। और यहां देखो क्लोरोप्लास्ट लिखा है। ये इसमें जितना हमने हाईलाइट किया उतना हाईलाइट कर दीजिए इस डायग्राम में। वो सब कहां एब्सेंट है? कहां एब्सेंट है? एनिमल में। क्या क्या एब्सेंट था? क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट था, मिडिल लैमेला, वैक्यूल, और उधर क्या था? प्लाज्मोडेस्माटा। अब आ जाओ एनिमल सेल। देखो सब चीज वहां प्लांट में है, जैसे गाल्जी एपरेटस है, एसीआर है, न्यूक्लियमलफ है, न्यूक्लियोलस है, साइटोप्लाज्म है, आरईआर है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, पैराक्सिसोम, बस ये मिला। सेंट्रियोल बदल गया और ये मिला, क्योंकि वहां तो सेलवाल है ना, तो सेलवाल होने के नाते वहां माइक्रोविलाई नहीं बनेंगी, यहां विलाई बन जाएंगे। चलो ठीक है, सेल मेम्ब्रेन अगले लेक्चर पे शुरू करेंगे। उस वाले में शुरू कर दिया था, आपके अगले में शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी लेक्चर अपलोड कर देंगे, लेक्चर देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन लगा डालिएगा, बुकलेट आपको मिल गई है। ठीक है, कल टेस्ट है तो टेस्ट की तैयारी करके आइएगा, चाहे 11 से 12 दे दीजिएगा और चाहे 2 से 3।